अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पांडे ने फौरन कहा, सिर्फ उस पर इंदिरा जी के दस्तखत होने हैं। एक बार दस्तखत हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ इस पोस्ट पर पक्का हो जाऊंगा और मेरी तरक्की भी हो जाएगी। मीनाकशी ने मुझसे इल्तजा करते हुए कहा, प्लीज़ गुरुजी, मेरे डैडी का काम कर दें। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए बड़ी शान बेनियाजी से कहा, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए मुझे खास चिल्ला करना पड़ेगा। पांडे ने मेरी खुशामद करते हुए कहा, स्वामी जी आप जितनी रकम कहेंगे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। प्लीज़ आप चिल्ला शुरू कर दें, ये मेरी ज़िंदगी मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने कहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, वैसे इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैंने चिल्ला किया तो आपकी फाइल पर इंदिरा गांधी जी फौरन दस्तखत कर देंगे। पांडे बहुत खुश हुआ, कहने लगा, आप धन हैं, धन हैं। बस आज से मुझे अपना भगत समझें, जो हुक्म करेंगे फौरन पूरा करूँगा। मैं यही चाहता था। मिस्टर पांडे का इसरार था कि मैं होटल छोड़कर उनके बंगले में आ जाऊं। कहने लगा, ऊपर पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, आप जब तक अहमदाबाद में हैं हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, ये हमारे बड़े भाग होंगे। मीनाकशी ने भी इस ख्वाहिश का शिद्दत से इजहार किया। मुझे मालूम था कि मैंने होटल के कमरे का किराया अगले 24 घंटों के लिए अदा कर दिया हुआ है। मैंने कहा, कल शाम को सोच कर बताऊँगा। मीनाकशी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आई। जाने से पहले मेरे घुटनों को छूकर हाथ बांध कर बोली, स्वामी जी आप हमारे घर आ जाएंगे तो हमारी सारी तकलीफ़ें सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, कल सोच कर बताऊँगा। कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल 5 बजे शाम को आपको लेने आऊँगी, आप तैयार रहिएगा। और वो चली गई। मैंने रात को करीम भाई को फ़ोन पर बताया कि मैंने गोपाल दास पांडे वाला मोर्चा भी फतह कर लिया है और राह पाकिस्तान और कश्मीर अफेयर्स वाली सीक्रेट फाइल तक पहुंच गया हूँ। हम कोड अल्फाज में बातें कर रहे थे, मगर कोड लफ्ज़ों में ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर सकते थे। करीम भाई ने कहा, मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे पास आऊँगा, नाश्ता तुम्हारे साथ ही करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह ठीक 8 बजे करीम भाई मेरे होटल पहुँच गया। नाश्ते पर मैंने उसे बताया कि मिस्टर पांडे पर मैंने अपनी गुफ्तगू और जैन धर्म की बातों से इतना गहरा असर जमा लिया है कि वो चाहता है कि मैं होटल छोड़कर उसके बंगले में चला आऊँ। मैंने वहाँ चंद्रिका की मदद से जो शोबदाबाजी दिखाई थी उसका जिक्र करीम भाई से बिल्कुल ना किया, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। करीम भाई कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम्हें आज शाम होटल छोड़कर मिस्टर पांडे के यहाँ चले जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उससे ये मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि नेपाम रॉकेट बमों वाली असलह की फौजी गाड़ी जम्मू काबुल किस वक्त देवलाली से रवाना होगी। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ी देवलाली और जम्मू तवी के दरमियान ही किसी जगह तबाह हो जानी चाहिए। अगर उस फौजी माल गाड़ी का असला कश्मीर पहुंच गया तो उसमें जो नेपाम रॉकेट बम है वो कश्मीरी मुजाहिदीन के मोर्चों में तबाही मचा देंगे और कश्मीरी मुसलमानों के घरों को जलाकर खाकिस्तर कर देंगे। मैंने कहा, करीम भाई ये तुम भी जानते हो कि इतनी जल्दी इतना टॉप सीक्रेट की बातें मिस्टर पांडे से मालूम करनी बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मेरा टारगेट यही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इम्यूनेशन वाली उस फौजी गाड़ी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करूँ। करीम भाई उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, एक बात याद रखना, हरा के चीफ मिस्टर पांडे के बंगले से मुझे हरगज़ हरगज़ फ़ोन ना करना। वो भारत की टॉप सीक्रेट सर्विस का चीफ है। उसके घर से जो फ़ोन किया जाता है या बाहर से जो फ़ोन आता है उसको अहमदाबाद सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस का ख़ास अमला रिकॉर्ड करता है और पूरी चेकिंग के बाद मालूम कर लेता है कि फ़ोन कहाँ किया गया था और बाहर से फ़ोन कहाँ से आया था। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पेश है तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ से या किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन कर लेना। आगे तुम इन बातों को बेहतर समझते हो, आखिर तुम एक ट्रेंड कमांडो सिपाही हो। मैं करीम भाई को छोड़ने कमरे के दरवाजे तक आया। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से थपथपाते हुए मेरा नाम लेकर कहा, तुमने मिस्टर पांडे तक पहुंचने की जो कामयाबी हासिल की है
मैं इसे इंतहाई मामूली कामयाबी समझता हूँ। असल मरला अब सामने आया है। यह वो मरला है जहाँ तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग है, तुम्हारी फरासत, चालाकी और अयारी को परखा जाएगा। तुम्हारे असल इम्तिहान का वक्त आ गया है। यहाँ मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कमांडो सपेंग की ना तो कोई बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और ना मुझे इन बातों का कोई तजर्बा है। तुम्हें खुद हालात का एक ज़हीन कमांडो की तरह जायज़ा लेना होगा, खुद ही आर्डर इशू करना होगा और खुद ही उस आर्डर पर इस तरह अमल करना होगा कि तुम टारगेट मार लो। अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हरा के चीफ के बंगले पर रह रहे हो गया। अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी तुम्हारी निगरानी शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें कभी वहाँ क्याम करने का मशवरा ना देता, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। मैंने कहा, मेरे पास कोई मनी ट्रांसमीटर नहीं है। सिगरेट केस वाला ट्रांसमीटर मैं अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मीनाक्षी और मिस्टर पांडे को मालूम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। करीम भाई ने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। दरवाजे का गोल हैंडल घुमाकर एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली पड़ा था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे शक सा हुआ था कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए छोटे रेडियो ट्रांसमीटर का इंतज़ाम कर दूंगा। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर भेज दूँ। वही लड़का जो फूल लाया था 1 घंटे बाद एक और फूलों का गुलदस्ता लेकर आएगा। गुलदस्ते में तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा। उस लिफाफे में तुम्हारे लिए छोटा रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद होगा। मेरे तय खाने वाले ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी और मुझे बुलाने के सिग्नल तो तुम्हें ज़बानी याद होंगे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी दुकान पर बिल्कुल ना आना और रेलवे लाइन वाले तय खाने का रुख भी इंतहाई देखभाल के बाद करना, क्योंकि आज रात तुम राह के चीफ के यहाँ क्याम करने जा रहे हो और कल से अहमदाबाद की खुफिया पुलिस तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। खुदा हाफिज। करीम भाई ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांक कर दाएं बाएं देखा और फिर बाहर निकल गया। मैं चंद्रिका की मदद से जहाँ तक पहुँचना चाहता था पहुँच गया था। इसके आगे मैं उसका मोहताज भी नहीं था। आगे मुझे जो काम करना था इसकी मुझे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम पलंग पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था कि दरवाजे पर आहिस्ता से ठक ठक हुई। मैंने आंखें खोल दी। दीवार पर लगे हुए कलाक ने बताया कि मुझे पलंग पर लेटे 1.25 घंटा गुजर चुका है। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर वही लड़का गुलदस्ता लिए खड़ा था। मैंने उससे गुलदस्ता ले लिया। लड़का वापस चला गया। दरवाजे को अंदर से लॉक करके मैंने गुलदस्ता खोल दिया। उसके अंदर एक लिफाफा था। लिफाफे में एक माचिस की डबिया के साइज का सिगरेट लाइटर रखा हुआ था। मैंने सिगरेट लाइटर का गौर से मुताला किया। उसमें एक पेज यानी सक्रिय को निचली तरफ भी लगा हुआ था। मैंने छोटे चाकू की मदद से सक्रिय खोला तो सारा मसला हल हो गया। यह एक इंतहाई ताकतवर छोटा सा ट्रांसमीटर था जिस पर खुफिया सिग्नल भी दिए जा सकते थे और सिग्नल वसूल भी किए जा सकते थे। इस ताकतवर रेडियो ट्रांसमीटर पर बात भी हो सकती थी। मैंने सक्रिय यानी पेज को दोबारा कस दिया और सिगरेट लेटर अपनी बास्केट की जेब में रख लिया। मुझे जम्मू तवी जाने वाली असला की गाड़ी के टाइम और तारीख का सुराग लगाना था। यह एक तरह से मेरा पहला इम्तिहान भी था। मैं काफ़ी देर तक गौर करता रहा। मीनाक्षी ठीक वक्त पर होटल पहुंच गई। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़रूरी चीज़ें अपने ब्रीफ केस में संभाल कर रख ली थीं। खुफिया ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लेटर मेरी बास्केट की जेब में था। मैं मीनाक्षी के साथ होटल की लॉबी में आ गया। यहाँ होटल के काउंटर पर एक रजिस्टर में अपने होटल छोड़ने के खाने में दस्तखत किया और होटल की लॉबी से निकलकर मीनाक्षी की गाड़ी में आकर बैठ गया। आज उसने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। गले में मॉडर्न फैशन की बादामी रंग के मनकों वाली माला थी। उसने परफ्यूम भी कोई दूसरी लगा रखी थी जिसकी खुशबू बड़ी ख्वाब अंगेज थी। गाड़ी उनके बंगले में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। मिस्टर पांडे मुझे लेने के लिए बल्कि मेरा स्वागत करने के लिए लॉबी में एक मुलाजमा के साथ खुद मौजूद था। मैं बड़ी शान से गाड़ी में से निकलकर साधु संतों की तरह हाथ ऊपर उठाया, मिस्टर पांडे की तरफ बढ़ा जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर मेरे पाँव छुए और बोला, स्वामी जी मेरे धन भाग्य,
कि आप मेरी कुटिया में पधारे। वो अंग्रेजी की बजाय अब हिंदी ज़बान में मुझसे बात करने लगा था, जिस तरह अपने चेले अपने गुरु से बात करते हैं। उसने मीनाकशी से कहा, मीनाकशी, स्वामी जी को ऊपर इनके कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुर्दे की तकलीफ दूर हो जाने की वजह से मिस्टर पांडे पहले से ज़्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद नजर आ रहा था। मीनाकशी मुझे लेकर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुलाजमा ने मेरा ब्रीफ केस थाम लिया था। ऊपर 3 कमरे थे, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और एक ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम के आगे एक कुशादा टेरेस यानी बालकोनी थी। सारे कमरे बड़े खूबसूरती से सजे थे। रेशमी पर्दे, कीमती फर्नीचर, किचन और बाथरूम भी बहुत आला था। तीनों कमरों में शिव भगवान के रक्स के अंदाज वाले कांसी के बुत कोनों में रखे थे। ड्राइंग रूम के दीवार पर जैन धर्म के बानी महावीर वर्धन की पेंट की हुई तस्वीर लगी थी और तस्वीर की दाएं और बाएं जानिब पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी थीं। मेज़ों पर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। हर कमरे में टेलीफोन लगा था। थोड़ी देर में मीनाकशी का बाप मिस्टर पांडे भी वहां आ गया। हाथ बांध कर बोला, स्वामी जी, कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म कीजिए। मैंने कहा, सब ठीक है, हम जैन धर्म के साधु भगत हैं, हम तो नंगी ज़मीन पर भी रात गुजार लेते हैं। रात का खाना मीनाकशी और मिस्टर पांडे ने मेरे साथ मिलकर वहीं डाइनिंग रूम में खाया। मजबूरन मुझे सब्जियां और दाल खानी पड़ रही थी, क्योंकि जैनी सब्जी खोर होते हैं और गोश्त, प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। बड़ा बेमज़ा खाना था। खाने के बाद मिस्टर पांडे ने मीनाकशी से कहा, बेटी, तो स्वामी जी के पास बैठ, मैं नीचे जाता हूँ, दिल्ली सेक्रेटरीट से एक ज़रूरी कॉल आने वाली है। वो चला गया। दिल्ली सेक्रेटरीट से आने वाले ज़रूरी कॉल का सुनकर मेरा ख्याल अपने मिशन की तरफ चला गया। मैं सोचने लगा कि मिस्टर पांडे को दिल्ली सेक्रेटरीट से जो ज़रूरी कॉलें आए उनका भी ख्याल रखना होगा। हो सके तो उन्हें ऊपर वाले टेलीफोन के जरिए टेप कर लेना होगा। मीनाकशी ने काफ़ी ऊपर मंगवा लिया। हम टेरेस में आकर बैठ गया। रात बड़ी खूबसूरत थी। दरियाए साबरमती की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। नीचे बगीचे में बिजली के कमकमे रोशन थे। ऊंचे तबके के लोगों का इलाका था। बड़े बड़े बगीचों वाली कुशादा कोठियां थीं। ट्रैफिक का शोर बिल्कुल नहीं था। बड़ी पुरसकून खामोशी छई हुई थी। मीनाकशी मुझसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछने लगी। मैं कब इंडिया की सबसे बड़ी डांसर बनूंगी, मेरी शादी किससे होगी, मैं खूबसूरत ही रहूंगी ना, वगैरह वगैरह। मैं उसके हर सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर कहता, मीनाकशी, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा। मीनाकशी ने फरते जज्बात से मगलूब होकर मेरे दोनों हाथ अपने सीने से लगा लिए। मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया और उसके शाने को प्यार से थपथपा कर कहा, अब तो नीचे जाकर आराम कर, मेरा भी प्रार्थना का वक्त हो गया है। मीनाकशी ने बड़ी बेबाकी से कहा, स्वामी जी, मैं आपके कमरे में ना सो जाऊं, डैडी कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके कदमों में सो जाऊंगी। ये लड़की मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी था। मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, मीनाकशी, तुम हमारी प्रार्थना, हमारी तपस्या भंग करना चाहती हो। तुम्हें मालूम नहीं कि महावीर जी को ऐसी बातें नापसंद हैं। जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मीनाकशी कुछ डर सी गई थी। जल्दी से उठी, मेरे पाँव छुए और नमस्कार कहकर साड़ी संभालती वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी बेडरूम में आ गया। कुछ देर सोफे पर बैठा शेल्फ में से अंग्रेजी की एक किताब निकाल कर पढ़ता रहा। मुझे क्या खाक प्रार्थना और तपस्या करनी थी। मेरे जहन में तो एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि कश्मीर असलिया लेकर जाने वाली फौजी ट्रेन किस तारीख को, किस वक्त भारत के रेलवे स्टेशन देवलैल से जम्मू तवी की तरफ रवाना हो गई और उस ट्रेन का डिपार्चर नंबर क्या होगा। बालकोनी को खोलने वाले दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दे को थोड़ा सा एक तरफ हटाकर बाहर देखा। बालकोनी के ऊपर से मिस्टर पांडे के बंगले का गेट और बंगले के आगे से गुजरने वाली छोटी सी सड़क का सारा मंजर बाग के कमकमों की रोशनी में दिखाई दे रहा था। मैं जानता था कि इस बंगले के बाहर सीक्रेट पुलिस के 2-1 आदमी ज़रूर मौजूद होंगे और उन्होंने एक जैनी स्वामी के रूप में मुझे बंगले में पांडे की बेटी के साथ आते ज़रूर देखा होगा। बंगले का गेट बंद था। बाहर एक गोरखा चौकीदार स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था। सड़क खाली पड़ी थी।
वक्त रात के 10:15 का था। मुझे वहाँ सिवाय गोरखा चौकीदार के और कोई आदमी नजर न आया। मैं पीछे हटने को था कि एक साया सा एक दरख्त के पीछे से निकलकर कोठी के गेट के करीब से आगे निकल गया। चांद कदम आगे जाकर यह इंसानी साया रुक गया। यहाँ रोशनी थी, ये कोई राह का आदमी था। उसने बंगले की बालकोनी की तरफ चेहरा उठाकर थोड़ी देर देखा और वापस सड़क के दूसरी जानब के दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। यह सिवाय सीक्रेट सर्विस के आदमी के और कोई नहीं हो सकता था। मैं इस हकीकत से बाखबर था कि ये जो इंटेलिजेंस का आदमी बंगले के सामने वाले दरख्तों में आता जाता नजर आया है, उसने मुझे अंदर जाते देख लिया है, और या तो उसने अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा, और अगर उसके पास कोई छोटा ट्रांसमीटर नहीं है तो करीबी टेलीफोन बॉक्स से अपने इदारे को सरबराह को बता दिया होगा कि मिस्टर पांडे के घर एक अजनबी जैनी स्वामी जी उसकी बेटी के हमरा दाखिल हुए हैं। मुझे ये भी मालूम था कि खुफिया पुलिस वालों को कल ही पता चल जाएगा कि मैं मिस्टर पांडे के बंगले पर ठहरा हुआ हूँ, और कल ही से मेरी भी निगरानी शुरू हो जाएगी। एक आदमी की ड्यूटी लगा दी जाएगी जो मेरे पीछे लगा रहेगा और मेरी नकल व हरकत नोट करता रहेगा। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि एक तो मुझे ऐसे पुलिस वालों से निपटने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, दूसरे मैंने अपनी नकल व हरकत में मुहतात रहने का तहिया किया हुआ था। मैं टेरेस वाले पर्दे को ठीक करके पलंग पर आकर लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे पूरी तरह नींद नहीं आई थी। वनूदगी के आलम में था कि मुझे कमरे की फिजा में एक खुशबू सी महसूस हुई। ये खुशबू मेरे लिए अब अजनबी नहीं थी, ये लोबान की खुशबू थी। चंद्रिका की ज़ाफ़रानी साड़ी और उसके गंदमी बदन से उठने वाली खुशबू थी। मैं आंखें खोलकर जल्दी से उठकर बैठ गया। चंद्रिका मेरे सामने ज़ाहिर न हुई। उसकी आवाज़ आई, मीनाकशी के घर में आना मुबारक हो। मैंने उसे प्रेम भरत की बात की तो वो ज़ाहिर हो गई। आज रात उसने ज़ाफ़रानी साड़ी की बजाय नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। वो इस साड़ी में वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मेरे स्वामी, जब मैं राजस्थान के राजा के महल में शाही नर्तकी हुआ करती थी और तुम शाही नर्तकार होते थे तो तुम्हारे पास बड़े रुपए पैसे होते थे। अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें थोड़े से पैसे लेने होते हैं तो तुम अपने अहमदाबाद वाले दोस्त से मांगते हो। मुझसे अपने खामद अपने पति देव की यह गरीबों जैसी हालत नहीं देखी जाती है, इसलिए यह मेरा कंगन बाजार में ले जाकर फरोख्त कर देना, तुम्हें काफ़ी रकम मिल जाएगी। और उसने अपनी कलाई में से कंगन उतार कर मुझे दे दिया। कंगन चांदी का था और उस पर हीरे मोती जुड़े हुए थे। मैंने शुक्रिया के साथ कंगन रख लिया। फिर मुझे एक बात याद आ गई। मैंने उससे पूछा, चंद्रिका, तुमने मुझे मीनाकशी और उसके बाप को अपने काबू में करने की खातिर जो तिलिस्मी गुर और शोबदे बताए थे, इससे पहले तुमने मुझसे भी वादा लिया था कि ज़िंदगी में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो ख्वाहिश क्या है? चंद्रिका ने शर्माते और कुछ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, मगर अपनी ये ख्वाहिश वक्त आने पर तुमसे कहूँगी। अभी उसके इजहार का वक्त नहीं आया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश न की। जाते जाते वो रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और उंगली उठाकर बोली, मेरी एक बात याद रखना, मीनाकशी को ज़्यादा अपने करीब मत आने देना। और हाँ, तुम अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ा लेते? पिछले जन्म में तुम्हारी बड़ी खूबसूरत राजपूतों जैसी दाढ़ी हुआ करती थी। इतना कहकर वो मुस्कुराई और मेरे बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ गई और मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैंने टेबल लैंप की रोशनी में चांदी के कंगन को गौर से देखा। उसमें 6-7 किस्म के रंग बिरंगे हीरे और कुछ सफ़ेद छोटे मोती जुड़े हुए थे। मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो करीम भाई ने अहमदाबाद के मुसलमानों की जो खुफिया रिफाई तंजीम कायम कर रखी थी, उसके फंड में से निकाल कर मुझे दे देता था। लेकिन चंद्रिका अगर ये कंगन मुझे दे गई थी तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होगी। मैंने सोचा कि कल किसी वक्त सराफा बाजार जाकर इसे बेच डालूंगा। आखिर वो कंगन मुझे अपने पास रख कर करना भी क्या था। दूसरे दिन मैं देर से उठा। मालूम हुआ कि मिस्टर पांडे अपने ऑफिस जा चुके हैं। मीनाकशी घर में मौजूद थी। हमने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने मीनाकशी से कहा, मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। दोपहर के बाद वापस आ जाऊंगा।
वो बड़ी आजी से बोली, मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव, स्वामी जी के आगे मेरे लिए भी ज़रूर प्रार्थना करना। मैंने कहा, ज़रूर करूँगा। वो बोली, मैं आपको स्वामी जी के मंदिर में छोड़ आती हूँ। मैं असल में स्वामी जी के मंदिर में नहीं बल्कि कंगन फिरोख्त करने अहमदाबाद सराफा बाज़ार में जाना चाहता था। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। हमें महावीर जी का आदेश है कि स्वामी नारायण के मंदिर अकेला ही जाओ। मीनाक्षी खामोश हो गई। मैंने कंगन अपनी बास्केट की जेब में सिगरेट लेटर ट्रांसमीटर के साथ ही रख लिया था। मैं अकेला मिस्टर पांडे के बंगले से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि सराफा बाज़ार कहाँ पर है। मैं कोठियों और बंगलों के इलाके से निकलकर एक बड़े बाज़ार में आ गया जहाँ बसें, वैगनें, रिक्शे वगैरह चल रहे थे। मैंने एक खाली टैक्सी को रोक लिया। बंगले से निकलते ही मैंने देख लिया था कि एक आदमी मेरे पीछे लग गया था। ये पुलिस का आदमी ही हो सकता था। जब मैं टैक्सी में सवार होने लगा तो मैंने बड़ी चालाकी से पीछे देखा था। वो खुफिया पुलिस का आदमी भी एक टैक्सी को हाथ से रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त सराफा बाज़ार जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे सराफा बाज़ार जाने और दुकान पर कंगन फिरोख्त करने की सारी रिपोर्ट मुमकिन है मिस्टर पांडे तक भी पहुंच जाए। मैंने टैक्सी वाले से कहा, स्वामी नारायण जी के मंदिर चलो। टैक्सी आगे बढ़ गई। मैंने थोड़ी दूर जाकर सामने वाले शीशे में से देखा। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी भी हमारी टैक्सी के पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा फासला डाल कर चली आ रही थी। मैं उस खुफिया पुलिस वाले को धोखा देकर उसकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहता था, और मेरे जैसे ट्रेंड कमांडो के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरी टैक्सी शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में से गुजरती स्वामी नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रही थी। मैंने ये मंदिर पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी जैन भगत का मंदिर ही था। दो एक बाज़ारों में से गुजरने के बाद मैं पीछे मुड़कर अकबी शीशे में देख लेता था। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी बराबर मेरा ताक़ुब कर रही थी। उसकी निगाहों में अभी मैं कोई मुजरम या गैर मुल्की जासूस नहीं था। वो तो सिर्फ मेरी नकल व हरकत की निगरानी करने पर मामूर था और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। टैक्सी एक बाज़ार का मोड़ घूमकर दूसरे बाज़ार में दाखिल हुई तो सामने स्वामी नारायण का मंदिर था। मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियाँ और रिक्शे खड़े थे। पुजारी अंदर आ जा रहे थे। उनमें औरतें ज़्यादा थीं। मैंने टैक्सी छोड़ दिया और मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। दलान में बड़ी सी कनात लगी थी। बाहर से आए हुए यात्री भी वहाँ बैठे थे। दलान में एक दरख्त के नीचे एक नंगा फकीर लेटा हुआ था। हिंदू औरतें और मर्द उसके आगे हलवा, पूरी और दही के दोने रख रहे थे। चंद्रिका का दिया हुआ कंगन मेरी जेब में था और सीक्रेट पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था। ये मंदिर काफ़ी बड़ा था और इसके 2-3 दरवाजे थे। मैंने चल फिर कर इसका जायजा ले लिया था। मैंने अपना ताक़ुब करने वाले सीक्रेट पुलिस के आदमी को अपने पीछे मंदिर में दाखिल होते नहीं देखा था, मगर मुझे यकीन था कि वो मंदिर में दाखिल हो चुका है और मुझ पर नज़र रखे हुए है। सीक्रेट सर्विस के आदमी बड़े मंजे हुए और तजर्बाकार आदमी होते हैं। वो जिस पर एक बार निगाह रख लें फिर उसे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देते। अब मेरा कमाल और मेरी कमांडो ट्रेनिंग का तकाजा ये था कि मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी नज़रों से ओझल हो जाऊं। मैं मंदिर के एक बड़े हाल कमरे में आ गया। यहाँ महावीर वर्धन का नंगा बुद्ध बना हुआ था। पुजारी उसके कदमों में मेहनत के 5 फल, मिठाइयाँ और पैसे रख रहे थे। इस हाल कमरे का एक दरवाज़ा पिछली तरफ खुलता था। यहाँ पुजारी औरतों मर्दों का काफ़ी रश था। मैं भी उसमें घुस गया और झुककर लोगों के दरमियान से होता दूसरे दरवाजे में से निकल गया। दूसरी तरफ एक बाड़ बनी हुई थी। मैं उसमें से भी गुजर गया और मंदिर की अगली सड़क पर था। यहाँ मुझे जो पहला रक्षा नजर आया उसमें बैठ गया और रक्षा वाले से कहा, चलो। यह मोटर रक्षा था। रक्षा स्टार्ट हुआ और सड़क पर दौड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। मैं सिगरेट पुलिस वाले की जात से निकल आया था। मोटर रक्षा जरा आगे गया तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि साहब कहाँ जाएगा। मैंने कहा, सराफा बाज़ार ले चलो। उसने कहा, यहाँ सराफा बाज़ार तो कोई नहीं है, ला बाज़ार लिए चलता हूँ। वहाँ सराफों की कुछ दुकानें हैं। बाज़ार के अंदर एक बाज़ार था जहाँ सराफों और जौहरियों की दुकानें नजर आईं। मैं एक दुकान में घुस गया। एक जर्द रंग का भारी तोंद वाला गुजराती सेठ गद्दी पर बैठा किसी से फ़ोन पर गुजराती ज़बान में फ़ोन कर रहा था। मैं दुकान के अंदर कुर्सी पर इस तरह बैठ गया कि बाज़ार से गुजरने वाले मुझे नहीं देख सकते थे।
सेठ फ़ोन बंद करके मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने वास्केट की जेब से कंगन निकाल कर उसके आगे रख दिया। वो कभी कंगन को और कभी मेरी तरफ देखता। मेरा ख्याल है यही सोच रहा होगा कि मेरा हुलिया तो जैन मत के साधु संतों वाला है, और फिर ये कंगन मेरे पास कहाँ से आ गया। मैंने उसका शक दूर करने की कोशिश करते हुए उसे बताया कि ये मेरी बड़ी मौसी का ख़ानदानी कंगन है। उसका बेटा आला तालीम हासिल करने के वहाँ से विलायत जा रहा है। मौसी के पास अपने बेटे को विलायत भेजने के लिए इतने पैसे नहीं थे, चुनाचे वो अपना ये ख़ानदानी कंगन फ़रोख्त करना चाहती है। गुजराती सेठ ने मेरी वजाहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो न दिया। वो बार बार कंगन पर जुड़े हुए हीरे मोतियों को अच्छी शीशे की मदद से देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि कंगन कोई नायाब किस्म की चीज़ है। उसने कंगन मेरे सामने शीशे के काउंटर पर रख दिया और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से बोला, ये पुराने टाइप का है, आजकल इसका फैशन नहीं है, बोलो इसका क्या लेगा। मुझे मालूम था कि सेठ झूठ बोल रहा है। कंगन इंतहाई कीमती था, मगर इसे कोई कारोबार करने नहीं आया था। वैसे भी मुझे एक माकूल रकम मिल जाती तो मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा, सेठ तुम जो बोल दो। सेठ ने एक बार फिर कंगन को गौर से देखा और बोला, हम तुम्हें इसका 20,000 रुपया देगा, इसके आगे एक पैसा भी नहीं देगा।